नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। पश्चिम बंगाल से खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। हमारे जो भारतीय लोकतंत्र में जो संघीय ढांचा है वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ या टूटता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल हम ये देख रहे हैं कि वहाँ केंद्र और राज्य सरकार के बीच सीधा सीधा टकराव हो रहा है और ये टकराव केवल कोलकाता में नहीं, केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, इसकी धमक हमें दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। आज दिल्ली में टीएमसी के सभी सांसदों को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल एक कंपनी है जो ममता बनर्जी के लिए इलेक्शन का काम कर रही है और इस कंपनी के जो मालिक हैं प्रतीक जैन, वो ममता बनर्जी की पार्टी के आईटी एक्सपर्ट हैं, इंचार्ज हैं। उनके यहाँ कल ईडी ने छापा मारा। जब छापा मारा गया सुबह 6:30 बजे और 7:30 बजे ईडी उनके दफ्तर पर पहुंची है प्रतीक जैन के, तो उसके कुछ देर बाद लगभग 11:30 बजे ममता बनर्जी खुद पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के साथ उस समय जहां छापा पड़ रहा था प्रतीक जैन के घर पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी ममता बनर्जी की जो चुनावी रणनीति है वो किस किस को टिकट देना चाहती हैं, उन्हें क्या रणनीति बनाई है, इसके दस्तावेज लेने के लिए ईडी ने छापा मारा है प्रतीक जैन के यहाँ। और उन्होंने एक हरी रंग की फाइल उठाई और दफ्तर से बाहर आई। उसके बाद ममता बनर्जी प्रतीक जैन के ऑफिस में भी पहुंची, वहाँ 3 घंटे रही और उनके साथ गए पुलिस वालों ने तमाम सारी फाइलों को अपने कब्जे में ले लिया और गाड़ी में रख के वापस आए। सड़क पर खड़े होकर ममता बनर्जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा था कि मोदी जी, आप अमित शाह को समझा लीजिए, आप लोगों में यदि चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं है तो आप पश्चिम बंगाल क्यों आते हो? यदि आपको हमें हराना है तो लोकतंत्र और वोट के जरिए हराइए, अपनी एजेंसियों को आगे क्यों करते हैं? ये एक पक्ष है। मैं ममता बनर्जी का कल का वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाइट है वो आपको सुनवाता हूं और इसके बाद आगे की बात करूंगा। हमारा आईटी ऑफिस में आके अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, आप हमारा आईटी ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग, दे आर वेरी मच ऑथोराइज्ड बाय द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी का माफी हम बेनामी नहीं करते हैं, ये हम हमारे नाम पे काम करते हैं एग्रीमेंट के मुताबिक। I think it is an insult to all the IT sector, because all the IT sector, they are working for somewhere, for someone. The nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be the result? तो आपने सुना, मैंने ममता बनर्जी का वो आपको सुनवाया। इसके बाद में ईडी ने भी तमाम सारे जो बयान आए हैं ईडी की वेबसाइट पर, उनका ये कहना है कि ये कोई कोयल माइंस का पैसा था जो प्रतीक के जरिए टीएमसी तक पहुंच रहा था और इसी की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। ईडी ने कहा है कि हम इसे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। ममता बनर्जी भी तैयार है कि चलिए हाई कोर्ट में लड़ते हैं इस मुद्दे पर। आज हाई कोर्ट पहुंचे भी हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने फिलहाल इस सुनवाई को 15 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। लेकिन इसकी धमक दिल्ली में सुनाई दी। दिल्ली में आज अमित शाह के कार्यालय को घेरने के लिए टीएमसी के तमाम सांसद पहुंचे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक एक करके सबको गिरफ्तार कर लिया है। वहाँ काफ़ी झूमा झटकी हुई है। तमाम सारे सांसदों ने अमित शाह को खूब भरा बुला भी कहा है और ये तमाम सारे विजुअल मैं आपको दिखाता हूँ। दिल्ली के ये विजुअल हैं जब टीएमसी के सांसदों को खदेड़ के ले जाया गया है और दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है।
इसी बीच में आज शाम को मतलब आज दोपहर बाद ममता बनर्जी ने कोलकाता में भी मार्च निकाला है। यानी ये तमाम सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा टकराव है भारत सरकार की एजेंसियों के साथ और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के साथ। ये हमारे जो संघीय ढांचा हमारे जो संविधान निर्माताओं ने बनाया है उस पर कहीं ना कहीं चोट है। इस संबंध में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने तमाम सारे आरोप ममता बनर्जी पर लगाए हैं और उनका कहना है कि ईडी की कार्रवाई निष्पक्ष है। सुनिए जरा। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में, उसको फैसिलिटेट करने के। और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदे उनके स्टेटमेंट में है जो उनके वेबसाइट पर है। आपको वो कॉपी हम दे देंगे प्रेस के बाद। ऐसे में ममता जाती है, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहां है, गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली आती हैं। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया है। द इंटायर एक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज नॉट ओनली अनएथिकल, irresponsible, unconstitutional, but she has put the entire democratic process and governance to shame. तो आपने रविशंकर प्रसाद जी को भी सुना। अब मैं जोड़ता हूं वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी और हम उनसे समझते हैं कि ये जो पूरा पश्चिम बंगाल से जो खबरें आ रही हैं, जो अप्रिय खबरें आ रही हैं, वाकई ये संघीय ढांचे के लिए कितना नुकसानदायक है। रिजवान भाई आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या लग रहा है आपको, ये जो चुनाव आते हैं, ईडी आगे पहुंच जाती है, कार्यकर्ता पीछे जाता है, क्या हो रहा है ये? बिल्कुल, ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत शर्मनाक स्थिति है। जिस तरह से ईडी ने छापामार कार्रवाई की और फिर मुख्यमंत्री अपने लाव लश्कर के साथ पहुंच गई और वहां से दस्तावेज उठा लाई, दोनों चीज़ों को लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में अच्छा नहीं माना जा सकता। लेकिन एजेंसियां जिस तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसके बाद विपक्ष के पास विकल्प कितने बचते हैं, ये भी एक गंभीर विषय है। वो न्यायालय जाए, न्यायालय में चीज़ें अब तारीख बढ़ गई और उसके अलावा भी एक जज साहब तो लगातार तृणमूल के खिलाफ और ममता बनर्जी के खिलाफ आदेश देते रहे और फिर तत्काल जैसे ही वो रिटायर हुए वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, न्यायालय हो, चुनाव आयोग हो या इस तरह की जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बहुत मजबूत बनाएं, लेकिन अब उन्हीं पर ये आरोप लगते रहे हैं लगातार कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करने में या किसी के टूल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। इस बार भी ईडी पर यही गंभीर आरोप लगा है। जिस तरह से कल का पूरा घटनाक्रम है वो आप बता चुके हैं। आज रविशंकर प्रसाद सामने आए भारतीय जनता पार्टी की ओर से। ये क्या भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था? ये तो ईडी को उनके ऑफिशियल उसके तरफ से आना चाहिए था। तो वही करेंगे, उनकी सरकार है दिल्ली में। तो किसी और को आना चाहिए। इसमें एक बड़ी गंभीर बात यह है कि जिस समय ईडी ने छापा मारा, ईडी के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल था, ममता बनर्जी अपने साथ स्टेट बल को लेके गई। क्या कभी ऐसी नौबत नहीं आ जाए कि दोनों बल, स्टेट बल और सेंट्रल बल आमने सामने हो जाएं और ऐसी अप्रिय स्थिति हो जाए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के हाथ में हथियार हैं, दोनों अपने अपने आकाओं के साथ हैं। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? ये देश में पहले भी ऐसा, पश्चिम बंगाल में ही ये हो चुका है। ममता बनर्जी ने तो ये तो आरोप लगाया था कि सेना का मार्च हो रहा है हमको हमारी सरकार गिराने के लिए, हमारे उस पर कार्रवाई करने के लिए। इसी तरह से कार्रवाइयाँ पहले सीबीआई को पी कार्रवाइयों को लेकर भी इसी तरह की टकराहट सामने आई थी। दिल्ली में तो केंद्र सरकार की दो एजेंसियां आपस में टकरा गई थीं। ये टकराहट जो है ये इससे पहले नहीं देखने मिलती थी। इक्का दुक्का कभी सुना हो कोई? अभी आज तक ने एक खबर दी है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। वहाँ ग्राउंड बनाया जाता है इस तरह की चीज़ों का और
हो सकता है ये जो ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी की सरकार या जिसमें अमित शाह के कंट्रोल में सब कुछ हो, उसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता, उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घट सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। मणिपुर को बहुत लंबे समय तक बचाया जा सकता है, कानून व्यवस्था चाहे छिन्न भिन्न हो जाए, जितने जाति संघर्ष हो, कुछ भी हो, बचाया जा सकता है, इस्तीफा लिया जाता है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल बहुत अनुकूल नहीं है तो राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। ऐसा तो नहीं और है, उत्तराखंड में लग चुका है, हमने देखा है उत्तराखंड में एक बार राष्ट्रपति शासन लग भी चुका है। रिजवान भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है जी। कि 4-5 दिन से वो ट्रंप का एक वीडियो बहुत चल रहा है देश भर में, जी। जिसमें वो सीधा नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहा है, तो इस आवाज को दबाने के लिए कहीं नया वो तो नहीं खोल दिया गया मोर्चा कि अब पूरे मीडिया का ध्यान पश्चिम बंगाल की ओर चला जाए? बिल्कुल, ये इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। जब भी कोई बड़ी चीज़ हो रही होती है तब इस तरह की एक नई चीज़ ज़रूर आती है। ये एक्चुअल ट्रैक रिकॉर्ड है इस तरह का। सारे मीडिया को एक काम सौंप दिया, चलिए पश्चिम बंगाल की तरफ देखिए, ये होता रहा है। लेकिन अगर हम बात करें एसआईआर की, चुनाव आयोग के भूमिका की वहाँ पश्चिम बंगाल में, उस पर भी ममता बनर्जी ने बाकायदा पत्र लिखा है और बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। एक ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है जिसको ठीक से प्रायोगिक रूप से आपने इस्तेमाल नहीं किया। बिहार में जो आपने नियम प्रक्रिया अपनाई थी उससे कुछ अलग तरह से आप पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ आपकी दोनों सरकारें आपकी थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो वहाँ तो आपने, लेकिन यहाँ चूंकि एक सरकार आपकी है, एक सरकार आपकी नहीं है, तो इस तरह की बहुत ढेर सारे आरोप लग रहे हैं। और चुनाव निष्पक्ष होगा, ये जवाबदारी चुनाव आयोग की भी है और केंद्र सरकार की भी है, और जाहिर है सबसे ज़्यादा गृह मंत्रालय की ही इसमें जवाबदारी है, और आरोप सबसे ज़्यादा गंभीर उसी पर लग रहे हैं। ये जो कुछ भी कल हुआ है पश्चिम बंगाल में बेहद शर्मनाक है। एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है ये एक अलग बात है, लेकिन स्टेट की एजेंसी का भी कल दुरुपयोग हुआ है। ऐसा नहीं है कि वहाँ एजेंसी का दुरुपयोग नहीं हुआ। ममता बनर्जी खुद पहुँच गई, वो अपने अधिकारियों को भेज सकती थी, वहाँ खुद पहुँच गई, फाइल ले आई, बंडल ले आई। आरोप उनका यह है कि वहाँ सारे कैंडिडेट, वो कौन सी जगह है जहाँ कैंडिडेट तय होते हैं? वहाँ तो कैंडिडेट तय नहीं होते। वो कोई ऐसी जगह तो नहीं है कि जहाँ कैंडिडेट आप तय करते हैं। हो सकता है आपने गोपनीय रूप से रख दिया, एक अलग बात है, लेकिन कैंडिडेट तो आपके पार्टी मुख्यालय में तय होते होंगे या आपके दफ्तर में तय होते होंगे, बहुत तरह की चीज़ें। लेकिन इशू पर इशू है, एक बहुत तरह की चीज़ें। और दिल्ली में जिस तरह से आज प्रदर्शन हुआ और जो व्यवहार भी एजेंसी ने, पुलिस ने जो व्यवहार सांसदों के साथ किया, सांसद हैं उनके साथ जो व्यवहार किया, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है, ये सब चीज़ें लोकतंत्र के लिए शर्मनाक हैं। और हमें लगता है, हम बार बार कहते हैं ना कि फलां विदेश में जाकर देश को बदनाम करता है, तो देश को बदनाम ये इस तरह की परिस्थितियां करती हैं, जिस तरह से हम अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो हम पर गंभीर आरोप लग रहा है, और या जो कुछ भी आपस में टकराहट है, स्टेट वर्सेस सेंटर हो गया है, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और कतई इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। और चुनाव के समय ही ऐसा क्यों होता है, ये सवाल लगातार उठते रहे। रिजवान भाई, मैं आपसे और महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा, लेकिन इसके पहले इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं एक विधिवेत्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अजय वागड़िया जी, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वो भी इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं, अपन उनको सुन लेते हैं। अजय भाई, मेरी आपको आवाज़ आ रही है? तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये जो टकराव हो रहा है, हमारे जो संघीय ढांचे को चोट पहुँच रही है, आप एज पर रूल्स, एज पर मतलब जो विधिवेत्ता के रूप में क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा स्पष्ट है रविंद्र भाई, मैं कहूंगा आपसे कि ये कुठारा हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर, और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये परिस्थितियां तब निर्मित होती हैं जब किसी प्रदेश में चुनाव की नौबत आती है। और न सिर्फ चुनाव की नौबत, बल्कि जहां भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ जाता है कि वहां उसके चुनाव के अन्यथा सही तरीके से जीतने की भावना नगण्य है, वहां भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के हथकंडे अपनाती है। सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग इनका मानस बन चुका है। आईटी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन तक को इन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है, जिसका साक्षात उदाहरण हमने बिहार के चुनाव में अभी देखा। जिस तरह के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान रुपए का वितरण एक बेहद बेशर्मी के तरीके से इनके इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया, चुनाव को प्रभावित कराने के लिए, वो किसी से छुपा नहीं है। रहा सवाल कानूनी पहलू का रविंद्र भाई, तो मैं आपको बताऊं कि ये इस तरीके की जब रेड कंडक्ट की जाती है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निर्देशालय को ये है कि वो रेड कंडक्ट कर सकें, लेकिन उसके पहले की कुछ नियमितताएं हैं जिनको की ऑब्जर्व करना, जिनका की पालन करना आवश्यक है। एक मैकेनिकल मैनर में इशू किए गए थे या उन पर विचार विमर्श करा गया था,
कोई उस पे तरोप से कोई दिमाग लगाया गया था, ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस कृत्य पर पैदा करती हैं। इसके बाद तरीका इन्वेंट्री बनाने का भी यह है कि प्रॉपर इन्वेंट्री आप बनाएं। तो इसके बाद जब आप एक पंचनामा ड्रॉ करते हैं विटनेसेस की प्रेजेंस में, तो विटनेस पंचनामा करके आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेजना होता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अंडर आपको जो प्रॉपर्टी उसकी डिटेल भेजनी होती है। तो ये कई सारे प्रोसीजर हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि उन्हें छोड़कर के सारा विपक्ष भ्रष्ट है और सारा विपक्ष भ्रष्टाचार में लिप्त है, स्पष्ट करते हैं कि भ्रष्टाचार अगर कहीं है तो इस दल में है, कहीं और नहीं है। इसी को कंपेयर करके अगर आप विपक्ष की किसी राजनीतिक दल की बात करें तो इसके मुकाबले 1/70 एसेट्स बैंक में मिलेंगे आपको कांग्रेस पार्टी के। तो मैं एक छोटी सी बात समझने की और कोशिश करता हूं, फिर रिजवान भाई से जुड़ूंगा। अजय भैया, मैं ये जानना चाहता हूं कि हाई कोर्ट इस बारे में क्या फैसला दे सकता है, क्योंकि ईडी का कहना है कि हमारी कार्रवाई में डायरेक्ट मुख्यमंत्री ने इंटरफेरेंस किया। एक बात यह है कि ये पूरा मामला अब हाई कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। क्या लगता है आपको, हाई कोर्ट क्या फैसला दे सकता है? कि ये जो कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई है, ये कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को लेकर के नहीं की गई है। जी जी, ये सारी कार्रवाई की गई है कि चुनावी रणनीति से संबंधित दस्तावेजों के सीजर को लेकर के। तो आपने अजय बागड़िया जी की बात भी सुनी है, उन्होंने भी तमाम सारे आरोप लगाए हैं और उनका साफ साफ कहना है कि ये केंद्रीय एजेंसियों का पूरी तरह से दुरुपयोग है। रिजवान भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि अब जो हाई कोर्ट का मामला पहुँच गया है पूरी तरह से, आपको क्या लगता है कि क्या हाई कोर्ट से ममता बनर्जी को कुछ राहत मिलेगी या ममता बनर्जी बिल्कुल राष्ट्रपति शासन की तरफ ये पश्चिम बंगाल बढ़ रहा है? रविंद्र भाई, अब तो हम सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि 2 दिनों में डबल बेंच दो तरह के आदेश दे देती है। एक मामले में कहती है कि नहीं, अब इनको 1 साल तक सुनवाई का अवसर ही नहीं मिलेगा, ये जमानत नहीं दी जाएगी। दूसरे दिन उसी सुप्रीम कोर्ट में 2 और जज ये कहते हैं कि ये जो किसी को बहुत दिन तक नहीं रोका जा सकता, निरुद्ध नहीं किया जा सकता। तो अब पश्चिम बंगाल में क्या होगा, एक जज साहब के बारे में पहले आपको कह ही चुका हूं कि वो लगातार डिपेंड करता है कि किस जज के टेबल पे पहुंचता है मामला। तो न्यायालय बहुत झिझक के साथ और बहुत शर्मिंदगी के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि न्यायालय की जो विश्वसनीयता है उसको यही न्यायालय में काम करने वाले जो प्रमुख लोग हैं वो तार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ही एक मामले में देख लें सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। तो ये जो परिस्थितियाँ, एक जज साहब के बारे में तो आपने खबर भी बाकायदा बनाई थी कि उन्हें उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। तो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी न्याय का मंदिर है और लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र का बहुत मजबूत स्तंभ है। आज भी दुनिया में हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो न्यायालयी प्रक्रिया है उसकी बहुत सम्मान है। तो हम उम्मीद करते हैं कोई बहुत अच्छा फैसला आएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने जो कुछ किया है वो भी कोई अच्छी बात मैं नहीं कहता उसको भी, लेकिन उनको जिस तरह से उकसाया गया है वो सबसे गंभीर है। एक अंतिम सवाल जी, क्या देश की 140 करोड़ जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि ये एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? चुनाव जीतने के लिए आप हर स्तर पर जाने को तैयार हैं, आम जनता की ओर से कोई रिएक्शन नहीं है। रविंद्र भाई, एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हर व्यक्ति को मालूम है कि नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, तालाब के किनारे आप जाएंगे, आपसे तैरना नहीं आता तो आप डूब सकते हैं। लेकिन जाते हैं लोग, पैर भी डालते हैं, कभी कभी नौका पे भी सवार होते हैं और कभी कभी दुर्घटना का शिकार होते हैं। जब शिकार होते हैं दूसरे को बचाने भी चले जाते हैं और हमको सबको मालूम है कि अंजाम यही होगा अंतिम। लेकिन जब तक खुद पर नहीं बीतती तो हम भारतीय लोग इसी तरह से धीरे धीरे हम इसी तरह से हो गए हैं। लेकिन हमारा फिर भी लोकतंत्र बहुत परिपक्व है और एक ना एक दिन जनता इस तरह की चीज़ों के प्रति अपनी असहमति जताएगी और उसी का भला है, सबसे जनता का ही भला है, उसके मुद्दे ही नगण्य होते जा रहे हैं। अगर इस तरह से एजेंसियों के ही भरोसे चुनाव लड़ा या जीता जाएगा तो जनता हाशिए पे आ गई है और आ जाएगी और जनता का कोई भला नहीं होने वाला है इसका, और हमारा भविष्य खराब होगा। पेड़ काटने की आप बहुत ढेर सारी खबरें आप बनाते रहे हैं लगातार। हाई कोर्ट तो फैसला तक दे देता है कि इस तरह से काट लो, ये पहाड़ ऐसा कर लो, वो वैसा कर लो। तो ये सब चीज़ें हमारी विरासत है और अगर इसी तरह से आप सिर्फ एक सांप्रदायिक मुद्दे पर ही अगर इस तरह से आप जीते रहे या उसी पर खुश होते रहे तो ये वो दिन दूर नहीं जब आपको खुद लगेगा कि आपसे बहुत बड़ी गलती हुई।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी और भारत सरकार की एजेंसियों में टकराव हो रहा है, मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लग रहा है कि संघीय ढांचा कमज़ोर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि दो फोर्स, जो सेंट्रल फोर्स और स्टेट फोर्स, जब आमने सामने आ जाते हैं तो खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। कल तमाम सारे खतरे टाले गए हैं, ये खतरे टलते रहें। और अब देखना यह है कि ममता बनर्जी सही है या भारत सरकार की एजेंसियां। मामला कोर्ट पहुंच चुका है, हमें कोर्ट के निर्णय का इंतजार रहेगा। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।